नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आ जाओ भाई, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। आज आप पढ़ेंगे बहुत प्यारो, बहुत शानदार टॉपिक का नाम है विश्व का भूगोल में महासागर। इतना प्यारा टॉपिक और निश्चित है प्रश्न आएगा आएगा। आ जाओ मेरे सिर के ताज, आ जाओ सारे आ जाओ। बिल्कुल सर जी आ जाओ, मैं आ गया हूँ, इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू। जय श्री माता जगदम्बा की जय हो। आ जाओ, चलो करें क्लास को शुरू। चलिए, रीट मुख्य परीक्षा के लिए एसएसटी की आज 13वीं क्लास है। 13वीं थे कितनी की लगा लिया, देखो हैं। देखो, अपने जो आज टॉपिक रहेगा विश्व के भूगोल में महासागर। महासागर की आज पहली क्लास है। नया सिलेबस, नई शुरुआत अजय सर के साथ। चलो करा शुरुआत, आ जाओ। ठीक है भाई। दिव्या निमीवाल, जय हिंद जय हिंद, नमस्कार। चलिए, अपना जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त महासागर। महा महासागर। महासागर अपन जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, सिंपल सो टॉपिक है, सिंपल सो। अब बड़ा हो सकता है टॉपिक लेकिन है सिंपल। महासागर का मतलब हुआ है यानी बड़ी जलराशि। छोटी जल राशि होती है उसे सागर बोलते हैं, और बड़ी जल राशि होती है उसे सागर, बड़ी जल राशि उसे महासागर, सॉरी, ठीक है, सागर। और अगर पूछे महासागर, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखो। अगर हमसे पूछा जाए क्या भाई कि गुरुजी जो छोटी जल राशि होती है, छोटी जल राशि होती है, जल राशि, उसे तो हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे सागर। और जो बड़ी जल राशि होती है, बड़ी जल राशि होती है, बड़ी जल राशि होती है, उसे बोलते हैं महासागर। इतनी बात समझ में आ गई के? अरे रेजागो के ध्यान में दिलों की धड़कन बोस अजय सर, बिल्कुल सैल्यूट है मेरे भाई। सुनो, देखो, मैं तरह दिल की धड़कनों तो थे मेरा सिर का ताज हो, फिर आवा ध्यान रखियो। वो आपनों के है, वो है ग्लोब। और ये आपको पता है इस ग्लोब में क्या भरा हुआ था? पानी। अपनों ने ऐसा पढ़ा वेगनर के अनुसार? बिल्कुल पढ़ा। इस वाले भाग को, जो जल वाला भाग है ना, इस वाले भाग को नाम क्या दिया गया था मेरे दोस्त? पेंथालासा। क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। लाश जो होती है वो जल में तैरती है, तो इसका नाम क्या हो गया भाई? पेंथालासा। और इस प्रकार जो यहां एक बीच में स्थल मंडल बना, स्थल का भाग बना, और उसे बोलेंगे पेंजिया। स्थल जो भाग बना उसे क्या बोलेंगे? पेंजिया। क्या बोलेंगे? पेंजिया। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पेंजिया बोलेंगे। क्लियर? छोटी जलराशि, बड़ी जलराशि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनते रहिएगा ध्यान से मेरी बात। सभी साथी जो है जितने भी आए हैं क्लास को शेयर जरूर कर दिया, अगर वो आते मजा आ जाता है मेरे दोस्त। और जो बाद में कई मेरे प्यारे साथी ऑफलाइन क्लास देखेंगे, तो उनसे भी मैं ये कहूंगा कि ऑफलाइन का मतलब अभी लाइव नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो प्लीज इतना काम किया करो, आप अपने व्हाट्सएप पे जरूर ये क्लास लगा दिया करो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, है ना। हाँ जी, जय बजरंग बली। बिल्कुल जय बजरंग बली। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। चलिए, अब यहां जल वाला भाग, जल वाला भाग जो, उसे क्या बोलेंगे? पेंथालासा। और स्थल वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? पेंजिया। क्या बोलेंगे भाई? पेंजिया। ठीक है गुरुजी। अब ये जो जल मंडल था, ये जो जल मंडल था, ये जो पेंथालासा था, ये 5 लिख दो या 4 लिख दो, भाग में टूट गया। कितने भाग में टूट गया मेरे भाई? 4 या 5? 5 4 कैसे बोल रहे हो सर जी? चलो देखिए, मैं आपको 5 लिखा देता हूं, 4 भी समझा दूंगा क्यों बोल रहा हूं। पहले मैं यह क्रम लिख रहा हूं क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार इन महासागरों का क्रम यहां पर मैं लिख रहा हूं। सुनना ध्यान से मेरी बात को। अरे सुनो मेरा दोस्त, टाबर शाना हो गया है ना? टाबर क्या हो गया? टाबर शाना होगा तो ये चीजा पढ़े कौन जाना? ज्यादा ऊपर, ज्यादा ज्यादा फिर वे मैं किताब भी पढ़ लेंगे। किताब में बात चीजें बा अपना कन अठे और बेहतर ट्रिक हूँ, शानदार तरीका हूँ थाने बताऊंगा। जय हो जय हो। बिल्कुल। देखो, सारों बड़ी अगर आप बात करांगा, सारों बड़ी बात करांगा, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। अरे सबसे बड़ा जो सागर है उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा हो गया? प्रशांत। ठीक है। सबसे छोटा नाम हो गया आर्कटिक। आर्कटिक। सबसे छोटा जो महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक। 3 ऐसे लिखते हैं तो उल्टा लिख दो, 3 को लिख दिया। 3 सरा सबसे बड़ा हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। रेजागो के ध्यान में। अब 2 रह गया। आर्कटिक कर लिया सबसे छोटा। अब है एक
अंटार्कटिक और अंटार्कटिका। अंटार्कटिक दूसरा सबसे बड़ा है। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक दूसरा सबसे बड़ा। मेरे साथ बोलो एक बार, अंटार्कटिक दूसरा, अंटार्कटिक दूसरा, अंटार्कटिक दूसरा, अंटार्कटिक दूसरा है, अंटार्कटिक दूसरा है, अंटार्कटिक दूसरा है। शाबाश। और दूसरा सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब सुनिएगा, मैंने यहां पर 4 या 5 क्यों लिखा? अंटार्कटिका को आप जो है वो महाद्वीप में भी पढ़ते हो। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि वैसे देखा जाए तो इसे 4 ही अपन देख सकते हैं। अगर अंटार्कटिका को इंक्लूड करेंगे टोटल कितनी हो जाएगी? 5। सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती है, तो मैंने दोनों ही आपको कंसेप्ट समझा दिए यहां पर। इतनी बात समझ में? महासागरों की संख्या कितनी है? 5। 5 जो महासागर है, यानी महासागरों की संख्या जो है, महासागर के जो भाग है, जल वाला जो भाग है, महासागर कितने बने? 5। 5 मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम लिख दिया। अच्छा गुरुजी, ये जो आपने क्रम लिखा है वो कौन सा अवरोही? अरे घटता क्रम लिखा है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और बिल्कुल छोटा लास्ट में। ऐसे लिखा है मैंने ये क्रम। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर भी कौन सा? प्रशांत। दूसरा अंटार्कटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका, और पांचवों किस हो गया? आर्कटिक। हाँ भाई, जेठालाल बबीता की कॉमेडी और अजय सर की क्लास देखना कभी नहीं भूल सकते। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। ये तो मैंने नॉर्मल, इनको तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न जो है वो कहां से पूछे जाते हैं वो आपको थोड़ा बात जो है वो ध्यान में रखनी है। अच्छा, महासागरों का पानी खारा होता है मीठा होता है? ये बताओ पहले मुझे। महासागरों का पानी जो है वो खारा होता है या मीठा होता है? ये बात मुझे आप बताओ। शाबाश भाई, इतनी रात भर जाग रहे हो आप हैं? हाँ, रात भर जागकर पढ़ेंगे हम। खारा, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि देखे, ये अपना जो है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि एक जो भाग था वो जल का था, एक भाग जो है वो स्थल का था अपने पास। ठीक है गुरुजी, इस प्रकार से मैंने बताया अभी आपको। जी सर, एक भाग जल का था, एक स्थल सा। अब मेरे से ये पूछना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो अपनी पृथ्वी है, ये जो ग्लोब है, इसमें जल की मात्रा ज्यादा है या स्थल की? फटाफट कमेंट में बताओ, जल की मात्रा ज्यादा है या स्थल की मात्रा ज्यादा है? जल्दी जल्दी कमेंट में छाप दो। अगर मैं आपको कहूंगी स्थल की जो मात्रा है वो तो है 29 पॉइंट लगभग 20%, और यदि मैं आपको कहूंगी जल की जो मात्रा है वो कितनी होगी? 71.80%। तो बताओ, जल की मात्रा ज्यादा है? जल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुराने खिलाड़ी जाग रहे हैं, रातों रातों वो पुराने खिलाड़ी जाग रहे हैं। तो याद रखना, मात्रा जो ज्यादा है वो किसकी है? यहां पर जल की। यानी संसार के अंदर देखें, पृथ्वी में देखें तो स्थल भाग तो कम है मेरे भाई, जल भाग की मात्रा ज्यादा है। तो फिर गुरुजी केवल की है कि जल की जो है कमी हो जाएगी, कम यूज किया करो, ये वो। अरे मेरा दोस्त, महासागरों का पानी तो है खारा, पीने योग्य पानी तो सिर्फ 2.100% पानी में 2.50% पानी जो है ना, 50% वही है पीने योग्य। तो आया नहीं? 29-20, बहुत बढ़िया, शाबाश डीआर गुर्जर। चलिए अब आपको एक बात बताता हूं मैं। जैसे मैंने ये जो ग्लोब बनाया, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न और बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये हो गए 2 भाग। अब बताओ, ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। जल की मात्रा ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में? ये बताओ, जल की मात्रा जो है वो ज्यादा कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? ये प्रश्न बताओ तो मैं आपको मानूं। क्या गुरुजी माना डाकू नहीं है? पहले ये प्रश्न बताओ फिर मानूंगा। जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी 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 बताओ भाई। ऊपरी गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में? दक्षिणी में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, मजा आ रहा है। सबसे पहले यहां संजय जी ने जवाब दिया, उसके बाद शिव जी ने जवाब दिया, फिर डीआर गुर्जर ने। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों हो गया? क्या होगा? जल की मात्रा जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो लगभग कितनी है? 81%। थल की मात्रा जो है तो 81 बच गया, पीछे कितना भाई? कितना हो गया? कितना 19 रही हो नहीं? तो 19% जो मात्रा है नीचे वो क्या है? जल की। 19। तो जल की मात्रा ज्यादा कहां है? देखो 81 है भाई, जल तो नीचे। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा क्या देखने को मिलती है? ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें जल की मात्रा, तो यहां टोटल 100% जल का 21% तो क्या है?
यानी 100% भाग का 21% तो जल है, और बच गया थल जो है वो कितना बच गया गुरुजी, ये बच गया लगभग लगभग 39%। समझ में आया? तो याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है। जल की जो मात्रा है वो क्या देखने को मिलती है मेरे दोस्त, अधिक। एक तो ये प्रश्न। अब मैं ये कहूं कि तापमान ज्यादा कहां होगा, ये प्रश्न बता दो, मजा आ जाएगा। गुरुजी गवर्नमेंट कॉलेज में खारा पानी की झील बन रही है। चलो, उत्तर में बर्फबारी भी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो अपने पढ़ते हैं कि ये जो आर्कटिक वगैरह है ना, ये सफेद जो है वो मरुस्थल भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। बर्फ है ना, बिल्कुल है, बर्फ है, बिल्कुल है। ठीक है, वहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, वो भी है। चलो जल्दी, मैं क्या पूछा आपसे, मैंने ये पूछा तापमान ज्यादा कहां होगा, उत्तरी गोलार्ध का होगा या दक्षिणी गोलार्ध का तापमान, जल्दी से बताओ। तो सुनिएगा मेरे दोस्त, तापमान ज्यादा होगा उत्तरी भाग का। कैसे? इसीलिए क्योंकि उत्तर में थल ज्यादा है, और तापमान जो है वो ज्यादा कहां पड़ेगा, थल पे। थल पे पड़ेगा, तो भाई बताओ ये भाग जो गर्म होगा या नहीं होगा, गर्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गर्म होगा तो फिर ताप ज्यादा होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, याद रखना। यहां तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा, तापमान अधिक। तो तापमान जो अधिक है वो कहां मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि जल की मात्रा अधिक कहां मिलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर? ओके, शाबाश, उत्तरी भाग में, शाबाश पूजा। चलिए, ये बात भी मुझे लगता है आपको समझ में आई। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि महासागरों का महासागरों का महासागरों का 97.5 लिख दो या 50 लिख दो, एक ही बात है। 97.5% जल खारा है, जल खारा है। ये पूरे पृथ्वी की बात करें, अपने पूरे संसार की बात करें, तो 97.5% जल तो है खारा, जबकि 2.5% जल ही है मीठा। तो मीठा जल देख लो कितना कम है। इसलिए कहते हैं मेरे भाई, पानी का यूज जो है वो थोड़ा देख देख और ध्यान से किया करें, ध्यान से जो है पानी का यूज किया करें। तो याद रखना, महासागरों में जल जो है वो खारा इतना है, और 2.5% मीठा जल। अब महासागरों को गहराई में मापा जाता है या ऊंचाई में? देखो, महाद्वीपों को अपने ऊंचाई में माप रहे थे, तो नोट लगा के एक प्रश्न लिखना, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई। अपने पढ़ेंगे आगे महाद्वीप टॉपिक, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई जो देखने को मिलती है, याद करो, औसत ऊंचाई जो देखने को मिलेगी वो 840 मीटर। अरे कितने मीटर है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई जो देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, 840 मीटर। कितनी? 840 मीटर। जबकि जबकि मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं, आप मुझे ये बताओ, महासागरों की ऊंचाई होती है गहराई, तो आप बोलो गुरुजी महासागरों की गहराई होती है। तो महासागरीय औसत गहराई पूछे, क्या पूछे, महासागरीय सागरीय महासागरीय औसतन गहराई। महाद्वीपों की 840 है औसतन गहराई, और यहां महासागरीय औसत गहराई जो देखने को मिलती है, और सॉरी, महाद्वीपों की ऊंचाई है, और महासागरों की क्या देखने को मिलती है, महासागरों की गहराई देखने को मिलती है। यह गहराई औसतन कितनी हो जाएगी, 3800 मीटर। यानी महासागर जो है वो गहरे होते हैं, याद रखना, है ना। अच्छा, अब एक प्रश्न, समुद्र की जो गहराई होती है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, समुद्र की गहराई को क्या बोलते हैं, गहराई को बोलते हैं फेदम। समुद्र की जो गहराई होती है उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं, फेदम। क्या कहते हैं, फेदम। और इसकी गहराई को जो मापा जाता है, इसकी गहराई को फेदामीटर में मापा जाता है, या फेदोमीटर बोल दो, फेदोमीटर में मापा जाता है, फेदोमीटर में मापा जाता है, में मापा जाता है। अरे समुद्र की गहराई को किस में मापा जाता है, फेदामीटर में। अच्छा, एक फेदामीटर में या एक फेदम में कितने फुट होते हैं, तो याद रखना, एक फेदम में 6 फुट होते हैं। कितने फुट होते हैं, 6 फुट। यानी अगर नीचे अपन जाएंगे, तो अगर बोले ना एक फेदम, तो आप हमारी भाषा का क्या मानना, 6 फुट। क्या मानोगे, 6 फुट। एक फेदम में 6 फुट होते हैं, जबकि मीटर पूछे तो याद रखना 2 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 2 मीटर। तो मैंने क्या कहा है कि इसकी औसतन गहराई 3800 मीटर है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो फिट आ जाएगा, फिट आ जाएगा। किसी मर्जी प्रकार का प्रश्न आ जाए, हम इस प्रकार से चीजों को तैयार करेंगे कि अपना प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे भाई। पेदामीटर, बहुत बढ़िया।
चलो शाबाश, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ गुरुजी इतनी बात समझ में। तो महासागर की औसत गहराई कितनी? 3800 मीटर। समुद्र की गहराई फेदम में मापी जाती है, फेदा मीटर मापन यंत्र है, और एक फेदम में 6 फुट होते हैं, जबकि मीटर कितने होते हैं? 2 मीटर। बहुत बढ़िया शाबाश। अब एक सामने आपके शब्द आएगा और वो शब्द होगा उच्चावच। उच्चावच। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, उच्चावच क्या है? देखो सिंपल भाषा में समझाऊं तो कई जगह आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कई जगह आपको पठार देखने को मिलेंगे, कई जगह मैदान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार समुद्र के नीचे भी आकृतियां होती हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं? उच्चावच कहते हैं। अरे कोई धरती सीधी सपाट थोड़ी है सीधी एकदम, ना गुरुजी को नहीं। कई जगह पर्वत देखने मिलेगा, कई जगह इस प्रकार के पठार देखने को मिलेंगे, कई बार मैदान देखने को मिलेंगे, कई बार तट देखने को मिलेंगे, कई बार ढाल देखने को मिलेगी। तो अलग अलग ऊंचाई देखने को मिलती है यहां संसार में, और उसे क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। हाँ, धरातल की ऊंचाई व निचाई से बनने वाले जो प्रतिरूप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोलिए, उन्हें ही क्या बोलते हैं? उन्हें ही बोलते हैं उच्चावच। ठीक है, तो लिखो धरातल की, लिखो 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 जल्दी लिखो। धरातल की ऊंचाई व, धरातल की ऊंचाई व, ऊंचाई व निचाई से, धरातल की ऊंचाई व निचाई से बनने वाले, बनने वाले प्रतिरूप, प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं? ये अपने उच्चावच कहते हैं। अच्छा, उच्चावच की भी अलग अलग श्रेणी होती है, उच्चावच की भी अलग अलग श्रेणी होती है। जैसे कौन सी जैसे अगर अपन बात करते हैं तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होंगे? ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो वो कौन से होंगे? ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार। प्रश्न तृतीय श्रेणी के उच्चावच भी देखने को मिल जाते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। देखो मेरे भाई, ये रीट वाली जो मैंने मुहिम शुरू की आप सभी प्रिय साथियों के लिए, ये जो रीट का जो मैंने कोर्स शुरू किया है ना, तो आप इसमें थोड़ा कमेंट में जरूर बताया करो कि क्लासें कैसे लग रही है। जैसे क्लास खत्म होने के बाद तो मुझे क्या अच्छा लगता है, अच्छा कैसे कि जो ये मेहनत की हुई होती है ना इसका फल मिल जाता है। भाई रात भर जाकर कंटेंट तैयार करते हैं रीट वाले साथियों के लिए, है ना। अब आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लासें भी शुरू कर दी गई है ना। तो जो जो साथी, अगर मान के चलो कि कई बार क्या होता है कि नए साथी आते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई ट्रस्ट होता है। वैसे देखो बहुत संसार में पढ़ा रहे हैं तो हर किसी पे ट्रस्ट है, जो बच्चा नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा आप नीचे अच्छा रिव्यू देते हो तो उसका थोड़ा सा क्या है, बच्चों को सहायता मिलती है, फायदा मिलता है। और कभी भी ये चीज जो है सोचकर मत करना कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। कोई सोच कि इतना अच्छा ये मान लो कंटेंट करवा रहा हूं इकट्ठा, तो आप ये सोचते हो कहीं ये किसी और को मैं ना दे दूं, ऐसा कभी मत सोचना। मिल बांट के पढ़ लो आपा, है ना। तो वो चीज है। अब सोचो आपको भी ये क्लास किसी ने पहुंचाई होगी ना, आपने भी कैसे ना कैसे ढूंढा ही होगा, तो वो बात है। तो उसको बेचारे को इतना तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो किसी प्रिय साथी को, तो ये क्लास थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, एक बार लाइक कर दो सारे। ओके चलो, BBA बराबर बच्चों को बचाने वाले अजय सर। अरे वाह भाई बबलू। चलो, प्रथम श्रेणी के अंदर आप की चीजें रखेंगे, देखो 1 2 3 श्रेणी। प्रथम श्रेणी में हम रखेंगे उच्चावच के अंदर महाद्वीप और महासागर को, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप के अंदर बनने वाले जो उच्चावच होते हैं या महासागर में जो बनने वाले उच्चावच होते हैं उनको हम पहली श्रेणी में रखेंगे। दूसरी श्रेणी में हम रखेंगे पर्वत और पठारों को, पर्वत व जो पठार के उच्चावच बनेंगे वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे? द्वितीय। तीसरी श्रेणी में आएंगे अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाले जो प्रतिक्रिया है वो, ठीक है। तो लिखो अपर्दन, अपर्दन व निक्षेपण की स्थलाकृति जो इसमें आएगी, निक्षेपण की स्थलाकृति वो जो है इसके अंतर्गत आएगी। कैसे गुरुजी? अभी समझाऊंगा। टेंशन टेंशन तो 1% नहीं लेनी है मेरे दोस्त, राठा खुद को ही, है ना। तो महाद्वीप और महासागर देखो अभी, अब प्रथम वही काम पढ़ाऊंगा मैं। ये दो पर्वत वाला मैंने बता दिया कि कुछ जगह पर्वत है कुछ जगह पठार है, इसका आगे वाले पेज पे पहले ये समझाता हूं। देखो, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना। अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का क्या होना? कटाव। और निक्षेपण का मतलब होता है मिट्टी का क्या होना? जमाव होना। समझ में आ गई? शाबाश। सुनिए, मैं आपको ये कहूं कि मान लो कोई रेता है, रेत मान लो बालू मिट्टी है, वो यहां से हवा के द्वारा उड़ उड़कर
किसके द्वारा? हवा के द्वारा उड़कर वो यहां पर इस प्रकार एक टिल्ले के रूप में बन जाएगी। यहां पर जो है क्या बन गया? एक टिल्ला बन गया। बन गया टिल्ला। ये जो रेत का टिल्ला बना टिल्ला जो बना है वो बताओ अपर्दन से बना है निक्षेपण? दोनों ही चीजों से बना है। कैसे? जब इस स्थान से ये जो मिट्टी उड़कर गई, यहां से मिट्टी का कटाव हुआ, तो ये कटाव होकर आगे गई, तो यहां पर आकर क्या हुआ? इस मिट्टी का जमाव हुआ है, तो यहां अपर्दन हुआ। अपर्दन बोलते हैं कटाव को। मिट्टी का जो कटाव होता है उसे अपर्दन। यहां से मिट्टी कटकर आगे गई और यहां जमी, तो इसे बोलते हैं जमाव को निक्षेपण। तो मरुस्थल को बनने की उपयुक्त जो विधि है वो है निक्षेपण। दोनों ही ऑप्शन में आई ना? वैसे दोनों ही है। देखो मिट्टी कटेगी तो ही तो जमाव होगा। अगर दोनों ऑप्शन में आई तो आप उत्तर क्या करोगे? निक्षेपण। मरुस्थल बनने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? कौन सी प्रक्रिया? निक्षेपण की। यानी मिट्टी का जब जमाव होता है तो ही क्या निर्माण होता है? मरुस्थल का। बहुत बढ़िया पूजा, शानदार। मैसेज डिलीट कैसे कर रहे हो भाई? हैं सर आप हिस्ट्री भी पढ़ाओ टाइम के हिसाब से, अगर निकाल सको तो। फिर हिस्ट्री तो देखो थ्योरिकल तो मैं क्या पढ़ा दूं थाने, ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाली फिर 9 बजे अपने हिस्ट्री शुरू कर देते हैं। और तो क्या है या नहीं है? जियोग्राफी तो होगी पूरी राजस्थान की। और जो साथी नहीं देख पा रहे हैं जियोग्राफी वो देख लेना, पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने। खाना खाने के बाद प्यास बहुत लगती है रे, बहुत प्यास लगती है इसके बाद। अब 9 बजे वाली क्लास 10 बजे तक खाना। हाँ चलो, समझ में आ गई मेरी बात? चलें आगे। ओके, तो ये उच्चावच अब मैं समझाता हूं आपको। ये 1 नंबर वाली प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, समझना भाई। बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर ये यहां क्लियर हो गया ना तो ऐसा मास्टर बनोगा लोग याद ही करेगा थाने। अब इसके बाद अपन बात करेंगे तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो भाग है ये हो गया मैदान। तो जी ये तो छोटा पड़ गया, छोटा की आप देखो अभी सेट कर दें। जी हाँ, हाँ ठीक है। ओके, अब समझो इस चीज को पूरा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो ऐसी बताएंगे, देखते रह जाओगे। देखते रह जाओगे, देखते रहियो। चलो देखो। हाँ देखो, अब मेरे दोस्त मेरे भाई इधर देखिए, इधर भरा हुआ है पूरा का पूरा जल। ये लो, यहां क्या भरा हुआ है? ये पूरा जो है आपको दिख रहा है इधर, ये पूरा जो है जल भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है सारा। यहां पर क्या भरा हुआ है मेरे दोस्त? पानी। अरे मेरे सिर के ताज, समझ आ रहा है क्या आपको क्या क्या बोल रहा हूं मैं? हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं? ये देखो, ये क्या हो गया? पानी। अब देखो मेरे दोस्त, इस प्रकार की अपने को कहीं स्थलाकृति देखने को मिले, और मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं? पर्वत। इस प्रकार से नुकीले होते हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट इसको शिखर नाम दे दो। यहां ये जो ऊपर से सपाट होते हैं, सपाट जो भाग है ऊपर से सपाट है, समतल है, इसे बोलते हैं पठार। इन्हें पर्वत नहीं बोलते, इन्हें क्या बोलते हैं? पठार। शाबाश, सुनिए। और ये इस प्रकार की यहां पर आपको क्या दिख रही है? ढाल। और ढाल के बाद ये जो भाग दिख रहा है इसे अपन क्या बोलेंगे? मैदान। ये तो हो गए महाद्वीपों के ऊपर। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं महासागर। तो महासागर में कौन कौन से उच्चावच देखने को मिलते हैं? देखो महाद्वीपों में पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, ढाल मिलेगी, मैदान मिलेंगे।
अब यहां पर अपन बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं समुद्र तट रेखा। ये क्या है? तट रेखा, बिल्कुल। इसे डेट डम रेखा भी कहते हैं। क्या? डेटम, डेट डम रेखा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? पूजा, अरे क्या मैसेज से डिलीट कर रहे हो? है, चलो डेटम, क्या रेखा कहते हैं इसे? डेटम रेखा भी कहते हैं और इसे तटीय रेखा भी कहते हैं। ये है तटीय रेखा। ये यानी समुद्र तट की जो रेखा है वो इसे ही कहते हैं, बिल्कुल। समुद्र तट रेखा जो है इसका नाम है समुद्र तट, आगे लिख देना रेखा, वो ये। अब सुनो 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 सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, इधर देखो ध्यान से। यहां पर आपको ये जो समुद्र के किनारे ये जो लग रहा है ना, ये वाला भाग, ये छोटे से भाग में मिल जाएगा यहीं, इसे बोलते हैं मगन तट। इसे क्या बोलते हैं? मगन तट। क्या बोलते हैं? मगन तट। ये तट हो गया बिल्कुल, जो मैं जो स्थल भाग है अपना, स्थल भाग के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे, सीढ़ियां उतराने तो बी टाइप में हो, इन आपा बोला मगन तट। ये देखो कितनी तीव्र ढाल दिख रही है। हाँ गुरुजी, इसका जो नाम लेंगे हम, वो क्या नाम लेंगे? इसे बोलेंगे मगन, मगन ढाल। इसका जो नाम लिया जाएगा वो क्या? मगन ढाल। ये सिंपल है। जो महासागरों के अंदर मैदान मिलते हैं उन्हें अपन ये लिख दिया मैदान, है ना। और इसे बोलेंगे गर्त। इसे क्या बोलेंगे? गर्त। गर्त क्या होता है? जैसे समुद्र के अंदर जो खड्डे मिलते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। ठीक है। इसे कहते हैं, इस प्रकार के जो पहाड़ मिलेंगे यहां, उसे बोलते हैं गुयाट। इस प्रकार के जो पहाड़ मिलेंगे उन्हें गुयाट बोलते हैं। और ये पहाड़ होते हैं, और ये पहाड़ी, पहाड़ी को बोलते हैं कटक। कटक क्या है? एक तरह से पहाड़ी होती है। अच्छा, यह वह पहाड़ी होती है जो समुद्र के अंदर होती है, समुद्र के बाहर दिखाई नहीं देती है। जैसे ही ये बाहर दिखाई देने लग जाएगी तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा, या ये कोई द्वीप बन जाएगा। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, द्वीप वह भाग होता है जिसके चारों ओर जल हो, तो ये फिर बाहर निकल जाएगा तो इसके चारों ओर जल आ जाएगा, तो द्वीप बन जाएगा ये। इसलिए कटक उसे ही बोलेंगे जो समुद्र के अंदर पहाड़ियां होंगी उन्हें। तो बताओ, ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये बात जो है बताओ आपको समझ में आई क्या दोस्तों? अरे ये बात समझ में आई तो मैं आगे चलूं? हाँ गुरुजी, चलो चलो सुनो ध्यान हो। तो अब आपके सामने क्या क्या आ चुके हैं? अब आपके सामने जो पहरे आ गए हैं वो आ गया है, मगन तट आ गया, मगन ढाल, मैदान, गर्त, गुयाट, और अगर हम देखें, और अगर हम देखें तो आपके पास गुयाट भी आ गया है और पहाड़ी भी आ गई है। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ऑप्शन एक, गुयाट किस भाग पर पाए जाते हैं? गुयाट किस भाग पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ, किस भाग पर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए मगन ढाल, ऑप्शन बी मगन तट, ऑप्शन सी मैदानी, मगन मैदान, ऑप्शन डी गर्त। जल्दी से बताओ राइट उत्तर। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर? जल्दी 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 बताओ राइट राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई मेरे साथी, इसका राइट उत्तर क्या होगा? सी होगा। लो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कैसे होगा? देखो, ये मैदान है, अरे इसी मैदान पे तो गुयाट मिलते हैं, और इसी मैदान पर क्या मिल रहा है? इसी मैदान पे तो कटक मिल रहे हैं। बात समझे या नहीं समझे? अरे ये जो मैदानी भाग है इसी पे गुयाट मिल रहा है, और इसी पर क्या मिल रहा है? कटक मिल रहा है। तो याद रखना, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर अपन बात करें मगन तट, पूरे महासागर में मगन तट जो आपको देखने को मिलेंगे वह कितने देखने को मिलेंगे? पूरे महासागर का 8.6% भाग जो है वो कौन से उच्चावच मिलते हैं? मगन तट। पूरे महासागर, संसार में महासागर जितने भी है उसमें ये तट जो है वो कितने मिलते हैं? 8.6%। जबकि मगन ढाल जो है वो मिलती है 8.5%। कितने परसेंट? 8.5। तो ज्यादा क्या है इन दोनों में से? मगन तट ज्यादा है संसार में, महासागरों में मगन ढाल थोड़े कम है। मैदान सबसे ज्यादा मिलेंगे, मैदान जो है वो सबसे ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल।
हाँ, मैदान जो है सबसे ज्यादा मिलेंगे, कितने गुरुजी? लगभग मान के चलो 75.8% क्या मिलेंगे? मैदान। और गर्त जो है वो सबसे कम, कितने? 7%। टोटल जोड़ लेना 100 हो जाएगा। तो सर कटक और गुयाट नहीं, अरे भाई ये तो मैदान पे ही तो पाए जाते हैं, तो इसको अलग कैसे लिखेंगे? तो मैदान में नहीं, इकट्ठा लिख दिया, कितना? 75.8%। तो संसार में सबसे ज्यादा जो महासागरों में देखने को मिलते हैं वो मैदान, जबकि जबकि गर्त जो है वो सबसे कम देखने को मिलते हैं। एक तो ये प्रश्न याद रखना, एक ये बात याद रह जाएगी। 8.6, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8.6, 8.5, 75.8, 7%। सिंपल। चलिए अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर ध्यान से सुनोगे तो। हाँ गुरुजी ध्यान से सुनागा तो देखो, फिर सुनो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको जो है वो यह बात अब कहना चाहता हूं कि पेट्रोलियम गैस वगैरह जो ज्यादातर मिलती है वो कहां मिलती है? तट वाले इलाकों में ज्यादा मिलती है। आप देखना कभी भी जैसे ऊर्जा वगैरह टॉपिक पढ़ते हैं अपने, तो आप ये देखोगे कि जो गुजरात के तटवर्ती इलाके हैं ना, तट वाले, वहां पर पेट्रोलियम वगैरह गैस वगैरह के जो उत्पादन है, रिफाइनरी वगैरह वहां ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे मुंबई हाई का क्षेत्र है, सबसे बड़ा है ना गैस और पेट्रोलियम के लिए, तो वो मगन डाल यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ढाल है, ढाल पे कुछ चीजें नहीं रुकती। जी हाँ जी, अटा कोई जानवर मर गई, कोई भेल मछली मर गई, कोई बड़ी सारक मर गई, कोई जानवर मर गया, तो वो यहाँ नहीं मिलता कभी भी। अपशिष्ट जो मिलेंगे ना वो मैदान पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई जानवर मरा है तो वो आकर सीधा मैदान में गिरेगा। क्योंकि हाँ भाई, आ गई आ गई आ गई लाइट, आ गई लाइट, आ गई। चलो, अपने इनके परसेंटेज लिख लिए थे, है ना? एक बार और लिख देते हैं, गायब हो गए तो लाइट चली जाती है यार, क्या करें दोस्तों। एक मिनट। 75.8% और ये हो गया 7%। तो अब इनकी इसके बाद मैं, अच्छा मैं आपको बात बता रहा था कि यहाँ पर देखो, सोच के देखो, यहाँ से कोई जानवर गिरा तो यहाँ रुकेगा थोड़ी, वो तो सीधा यहाँ ही आएगा मैदान पे। हाँ, टाइटेनिक जहाज डूबा था अटलांटिक में, बताऊंगा था ना पूरी कहानी भी की। टाइटेनिक जो जहाज डूबा था ना, वो भी यहाँ गिरा था अगर। फिर ये क्या होता है कि मछलियां वगैरह होती है ना, उनके मछलियां वगैरह होती है, वो इनको खा लेती है। अरे वाह, आप सारे साथी देख रहे हो, मजा आ गया भाई, मैं सोचा चल गया होगा। और फिर ये जो होता है गर्त, समुद्र के अंदर इस प्रकार से जो गहरे खड्डे बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे। सुनो ध्यान से, अब देखो मगन तट की यदि बात करें तो इनकी औसतन गहराई जो देखने को मिलती है, औसती बता रहा हूं यहां पर मैं, और औसत ही अपने को पढ़नी है। तो लगभग ये 150 मीटर तो नॉर्मल मिल ही जाएंगे। तो 150 से 300 मीटर के बीच में, हाँ जी क्या बोला मैंने? 150 से 200, सॉरी 200, 200 मीटर के बीच में जो आपको देखने को मिलेंगे गहराई पर, वो होंगे मगन तट। शाबाश, कितना? मगन तट। 200 से 200 से 3000 मीटर की गहराई तक आपको जो देखने को मिलेंगे, 3000, हाँ भाई देखो सही कितना भाग आ गया है ना, कितना नीचे आ गया। तो 3000 मीटर गहराई तक जो देखने को मिलेंगे उन्हें बोलेंगे मगन ढाल। और 3000 से 6000 की गहराई में देखने को मिलते हैं मैदान। 3000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं मैदान। और गर्त जो है वो बहुत गहरे होते हैं मेरे दोस्त। 6000 से लेकर 9000 मीटर की गहराई तक आपको क्या देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं वो गर्त। अब आपसे देखो, अगर आपसे पूछ ले गहराई के आधार पर उच्चावच बताओ, गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर अगर आपसे क्या पूछे उच्चावच, तो सबसे गहरे जो आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, वो मिलेंगे क्या? गर्त। और गर्त के उल्टा चलो, गर्त के बाद मैदान, मैदान के बाद ढाल, और ढाल के बाद आप याद रखना तट। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या मिलेंगे? तट। ये तो गहराई आधार पर हो गए, हो गए। अब क्षेत्र के हिसाब से ये गहराई, फिर अगर बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा मात्रा किसकी है? तो सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो मिलती है मैदान की। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी मिलेगी? मैदान। मैदान के बाद आपको देखने को मिलेंगे तट, तट के बाद आपको देखने को मिलेगी ढाल, और ढाल के बाद जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे? गर्त। क्या देखने को मिलेंगे? गर्त देखने को मिलेंगे। ये जो गर्त वाला क्षेत्र होता है ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जबकि कटक जो क्षेत्र है वो उच्च दाब का होता है। ये प्रश्न भी आप यूपीएससी में प्री में आया हुआ है ये प्रश्न, कि ये जो गर्त होते हैं ये निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। हाँ, ये बात याद रखना।
ठीक है ना, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर बताओ मैं आगे चलूं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। धीरे ही चलो जा, धीरे ही चलो जा भाई, चलो। देखो, अब आपको सबसे पहले जो याद करने हैं वो याद करने हैं आपको क्या मेरे दोस्त, मगन तट। अब अपने परिभाषा जो है सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे, मगन तट की। ठीक है, अब ये मगन तट की परिभाषा क्या, मंद ढाल वाले किनारों को, मंद, अभी देखा अभी पढ़ा अपनों ने, इसमें याद रखना, मंद ढाल वाले किनारों को, वाले किनारों को, किनारों को मगन तट कहते हैं, मगन तट कहते हैं। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, इसकी जो औसत गहराई होती है, औसत गहराई, वो 150 से 200 मीटर के बीच में। 150 से 200 मीटर के मध्य इसकी औसत गहराई देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये याद करनी है। तीसरी बात आपको ये देखना है, यहां इस क्षेत्र में आपको पेट्रोलियम व गैस के भंडार जो वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहां पर जो डागर बैंक वगैरह आपने नाम सुना होगा, जैसे उदाहरण के लिए, बैंक क्या होता है, पानी के अंदर महासागरों बैंक वह क्षेत्र होते हैं जहां पर जो है वो मछलियां बहुत ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती हैं। हाँ, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होता है, जैसे अपने बैंक उस क्षेत्र को बोलते हैं मत्स्य ग्रहण, जहां मत्स्य संग्रहण ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको नाम लूं तो डागर बैंक वगैरह हो गया, तो वो कहां देखने को मिलते हैं, मगन तट में। तो याद रखना, मत्स्य, मत्स्य को मतलब मछली, मत्स्य संग्रहण का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं, बैंक। तो याद रखना, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो जैसे डागर बैंक हो गया, क्या बैंक हो गया, डागर बैंक। अब डागर जो बैंक है, इस क्षेत्र के अंदर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगी, मछलियां जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। डागर बैंक वगैरह हो गया। हाँ, जॉर्जेस बैंक हो गया, बिल्कुल भाई, जॉर्जेस बैंक भी है। डागर बैंक हो गया, जॉर्जेज बैंक, क्या हो गया, जॉर्जेज बैंक। तो मत्स्य संग्रहण के अंदर अगर बात करेंगे तो डागर बैंक और जॉर्जेज बैंक जो है वो आपको देखने को मिलता है। एम एस सूर्यवंशी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। नींद बस मैं कौन, आज कोई नहीं तो भाई सो जा, काल पढ़ ली कोई है ज्यादा अड़ी थोड़ी है। देखो, एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक, सुनना ध्यान से मेरी बात। आर्कटिक महासागर में सर्वाधिक, आर्कटिक महासागर, महासागर जो है, आर्कटिक जो महासागर है, यहां सर्वाधिक चौड़े, सर्वाधिक चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। चौड़े की बात कर रहा हूं मैं, पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो चौड़े मगन तट पाए जाते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक अब बात करें तो याद रखना, जैसे ध्रुवों की ओर अपने जाएंगे ना, ध्रुवों की तरफ, तो ध्रुवों की तरफ जो है वो मगन तट कैसे मिलेंगे, चौड़े। ध्रुवों की तरफ जो है मगन तट कैसा होता है, चौड़ा। जबकि भूमध्य सागर के आसपास देखेंगे तो मगन तट इतने चौड़े नहीं होते हैं, यहां पर चौड़ाई ज्यादा मगन तटों की नहीं। ध्रुवों की तरफ देखेंगे तो मगन तट क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। जब ये मगन तट ऐसे बने हो ना तो इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं कि ये तो था सर्वाधिक चौड़े, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि मगन तट सर्वाधिक किस महासागर में देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि सर्वाधिक मगन तट किस महासागर में देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, अंटलार्टिक, अंटलार्टिक महासागर में सर्वाधिक मगन तट मिलेंगे। अंटलार्टिक महासागर में सर्वाधिक मगन तट मिलेंगे 2 नंबर पे।
प्रशांत, यानी इसके बाद जो सर्वाधिक मगन तट मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। शाबाश। फिर 3 नंबर पे बात करेंगे तो हिंद महासागर में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। और 4 नंबर पर हम बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर में। ठीक है ना? तो ये चारों बातें आप मेरी याद रखना। इन्हें अगर बात करें मगन तट के उपनाम, अगर बात करें इनके उपनाम, इन्हें महासागरीय सेल्फ भी कहते हैं। महासागरीय सेल्फ क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इन्हें कहते हैं महासागरीय सेल्फ। अच्छा, अगर प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय सेल्फ का नाम बताओ, तो साइबेरियन सेल्फ। याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी, हाँ जी बिल्कुल, तो याद रखना विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय सेल्फ, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी महासागरीय सेल्फ, महासागरीय जो सेल्फ है उसका नाम बताओ। तो विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय सेल्फ जो है उसका नाम हो जाएगा साइबेरियन सेल्फ। साइबेरियन सेल्फ। अच्छा, जो एंडीज पर्वत है ना दक्षिण अमेरिका में, उसके आसपास अगर अपन देखेंगे तो ये तट जो संकरे मिलते हैं, है ना? हाँ, याद रखना। हाँ ठीक। अच्छा, अब देखो, क्या समुद्री जीव मिलेंगे यहां पर? बिल्कुल मिलेंगे। अब तट है भाई, तट भाग के आसपास तो मछलियां वगैरह देखने को मिलती है। ऑक्टोपस मिल जाएगा, कछुआ मिल जाएगा, मिलते ही है। लेकिन मैं मरे हुए अपशिष्ट की बात नहीं कर रहा। अपशिष्ट तो मिलेगा मैदान में, वो जाके इकट्ठे गिरे वो मैदान में। मैं कर रहा हूं यहां समुद्री जीव, मगन तट जो है ना अभी पढ़ रहे हैं, तो लिखोगे यहां समुद्री जीव पाए जाते हैं। समुद्री जीव पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन से जीव पाए जाते हैं मेरे दोस्त? याद रखना, समुद्री जीव पाए जाते हैं। जी भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ, आज के लिए तो बहुत है, बाकी काल पड़ा। आज के लिए इतना बहुत है या कल पढ़ेंगे? गुरुजी एक और करा दो, मगन ढाल। चलो हेडिंग लगाओ फिर, एक लास्ट और पढ़ ले आप। मगन, मगन ढाल। देखो, यह महासागरों में तीव्र ढाल वाला भाग है। यह तीव्र, देखो इनकी ढाल कितनी तेज थी, है ना? तीव्र ढाल वाला भाग है। एक बात याद रखना, यह किसके बीच में बना हुआ है? ये ढाल ऐसे बनी है। हाँ गुरुजी, ये ढाल है। ढाल के ऊपर आपको देखने को मिला तट, और ढाल के जो नीचे है वो क्या देखने को मिला? मैदान। तो ये बात याद रखना कि यह मगन तट व मैदान के मध्य स्थित है। ये प्रश्न याद रखना। तो यह जो है वो मध्य किसके है? तो यह मध्य, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में तट मिलेगा। ये प्रश्न भी कैसे मर्जी प्रश्न बना दो, अगर हमने इसको समझा है तो आपका गलत नहीं हुआ। इसके दक्षिण में क्या मिलेगा? मैदान मिलेगा। इसके दक्षिण में क्या मिलेगा? मैदान। ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि यहां पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते, यहां पर धरातलीय निक्षेपण का भी अभाव रहता है। निक्षेपण को मतलब क्या है वो बताऊं। देखो यहां क्या लिखोगे इसी के अंदर, यहां समुद्री जीव नहीं पाए जाते, समुद्री जीव नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, ये बात लिखो। दूसरा, यहां धरातलीय, धरातलीय निक्षेपण का जमाव भी नहीं होता, नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सुनो, देखो पहला तो पहली बात, ढाल के ऊपर कोई समुद्री जीव टिक नहीं पाएगा, नहीं टिक पाएगा, तो इसलिए समुद्री जीव नहीं मिलेंगे। निक्षेपण को मतलब है कि कोई, मान लो कोई जहाज डूबा है यहां पर, कोई जीव मरा है, वो मर के नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो क्या वो यहां टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा।
क्यों? क्योंकि यहां पर निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब जमाव, मैंने शुरू शुरू में बताया था ना, निक्षेपण का मतलब जमाव। जमाव ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो यहां से आगे चल पाएगा, और उसका जमाव कहां होगा? मैदान वाले भाग पर आगे। इसलिए यहां धरातलीय निक्षेपण का जमाव भी नहीं देखने को मिलता है। हाँ, आज की क्लास, हाँ बिल्कुल भाई हो गई, बस ये लास्ट पॉइंट था। ओके, तो ये अपना हुआ आज की क्लास का इतना मैटर। बोलो इतनी, अच्छा एक बात हो जाए, देखो ये जो है ना मगन तट है, ये आपको देखने को कौन जो बनाएंगे? वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक जो है वो नीचे की ओर झुके होते हैं। जैसे ये से झुक रहे हैं ना यहाँ, तो यहां से ये कोण मापोगे तो कितना? 1 से 3 के बीच में बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा आगे जाएंगे ढाल में, तो 1 से 5 डिग्री तक का कोण देखने को मिलेगा यहाँ। तो यहां अपन ऐसे लिख लेते हैं, 3 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य ये जो है यहाँ क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे, कोण बनाएंगे, ये याद रखना। अच्छा, पूरे एक प्रश्न पूछता हूं, पूरे संसार में जलीय जो भाग है वो कितना है? तो पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग जो जलीय है, ये बात लिख लेना, शुरू में लिख लो, यहां लिख लो। पृथ्वी का 3/4 जो भाग है, 3/4, वो जल से घिरा है। 3/4 भाग जो वो किससे घिरा हुआ है मेरे दोस्त? जल से। ठीक है ना? चलिए कल करते हैं फिर विचार। देखो हाँ, चलो गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके ओके, थक गया क्या आज रहे हैं? आज पहले ही गुड नाइट कर ला गया। चलो बाकी सुबह जो देखेंगे उनको भी ऑल द बेस्ट, और आप सभी प्रिय साथियों को भी ऑल द बेस्ट। बढ़िया तैयारी को दमदार रखो, साथ है, साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ गुड नाइट। कोई बात नहीं, आप इतनी देर टिके वही बहुत है, कहीं यहाँ तो नींद आने लगी आज की क्लास में। चलो, चलो ये आप अच्छी तरह से नोट्स बना लेना इसके, बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।